हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो आज से हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो गई है। वैसे आज की क्लास आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल करवाई जाएगी। कल की क्लास तक हमने जो है अब तक चार जो पिछली क्लास हुई है उसमें हमने हड़प्पा सभ्यता कर ली है और वैदिक जो काल है उसकी वैदिक साहित्य को कंप्लीट कर दिया है, जिसके अंदर वैदिक काल का जो वैदिक साहित्य बेसिकली जिसमें चार वेद हैं और उनसे जुड़े हुए जो उसके चार खंड है वो वेदांग साहित्य, उपवेद और उपवेद के अलावा हमने जो उपनिषद साहित्य और उपनिषद दर्शन है वो भी कर लिया है। अब आज की क्लास में हम वैदिक कालीन जो जीवन कैसा था, वैदिक कालीन जीवन में हम दोनों में जो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को सामूहिक रूप से देखेंगे। और उसको सामूहिक रूप से देखने का कारण ये है कि चूंकि ये जो लोग थे जो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक आर्य थे, एक ही मूल के लोग थे दोनों। जो ये जो लोग थे वो विदेश से आकर के भारत में बसे थे और इनका जो ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जो ट्रांजिशन होता है वो थोड़ा स्मूथ था बाकी किसी अन्य काल की बजाय। तो इसलिए इनको दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ेंगे ना, तो जैसे एग्जाम के अंदर कोई सवाल आएगा तो आप उनका आपसे पूछ लिए कि ये चीज़ जो थी उत्तर वैदिक काल में थी या ऋग्वैदिक काल में, तो आपको कंपैरेटिव अगर आपने पढ़ा है तो आप इजीली पिक कर पाओगे कि कौन सा आंसर है वो ऋग्वैदिक काल का है, कौन सा है जो फैक्ट है वो उत्तर वैदिक काल का है। इसलिए मैंने आपको उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक और सामाजिक, इन पांचों को मैंने आपको कंपैरेटिवली बताने की कोशिश की है। मेरे नोट्स आपको दिख रहे होंगे, आप इसी हिसाब से अपने नोट्स है वो तैयार कर लीजिए। जो फैक्ट्स है उनको ऐसे नोट डाउन कर लेना और जैसे रिवीजन करना हो आप ऐसे याद भी इनको इसी हिसाब से करना कि आपके दिमाग में इनकी फ़ोटो बन जाए ना। कि जैसे मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि कौन सा पर्वत था वो ऋग्वैदिक कालीन ऋग्वेद के अंदर मिलता है और कौन से जो पर्वत हैं वो उत्तर वैदिक जो साहित्य उसके अंदर उसका जिक्र मिलता है। तो जैसे इधर मुजवंत पर्वत था, इधर त्रिकुद, मेनाक और केंस थे। तो आपके ऐसे दिमाग में फोटो बन जाएगी कि अच्छा हाँ, मैंने जब नोट्स पढ़े थे तो एक तरफ उत्तर वैदिक आ रहे थे, दूसरी तरफ ऋग्वैदिक आ रहे थे। तो इससे आप है जो ऑब्जेक्टिव जो आपके सामने जब चार ऑप्शन आएगी तो आसानी से आप सही आंसर को है पिक कर पाओगे, है ना। तो हमें जो को बात सीधी सी ये है कि हमारा अल्टीमेटली है उत्तर है वो सही होना चाहिए, वो मेंस में हो आए या चाहे प्री के अंदर आए। अगर हमारा आंसर सही है तो हमने कितना पढ़ा है, कम पढ़ा है कि ज़्यादा पढ़ा, वो मैटर नहीं करता है, हमने सटीक पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो हमारी कोशिश यही है कि आपको वही चीज़ें बताई जाए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ना। और मैंने अभी तक जो आपको चार क्लास पिछली करवाई है उन चारों क्लासों में मैंने यही कोशिश की है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि देखो ऐसे तो ये बहुत बड़े हैं, इसके अंदर इतने सारे फैक्ट्स हैं कि आप कभी उनको याद कर ही नहीं सकते। और आप सवाल आता है प्री के अंदर हड़प्पा से एक आ गया और ऋग्वैदिक काल से एक आ गया और आए तो आए और नहीं आए नहीं भी आए, ऐसा भी होता है कई बार, है ना। तो आप सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है आपको कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अगर अनावश्यक फैक्ट्स के चक्कर में पड़ गए तो आप अपने ये जो तैयारी है इसका खामियाजा है। आप सिर्फ हिस्ट्री पढ़ोगे, आप सिर्फ ये एंशिएंट इंडिया पढ़ने लग गए तो ये खामियाजा आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर भुगतना पड़ेगा। तो कोशिश करना कि मैंने जो बताया मेरे नोट्स हैं आप उनको बेहतर ढंग से तैयार कर सको। इसके अलावा और इसके बारे में कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है ना। आप पुराने पेपर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने सवाल इसके बारे इन टॉपिक से आते हैं, है ना, और हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए और जो मैंने पढ़ाया है और जो आपने पढ़ा है वो पर्याप्त है या नहीं है। तो चलो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़ देखते हैं कि ऋग्वेद जो आर्य थे उनकी भौगोलिक स्थिति क्या थी। मैंने आपको पहले बताया था कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे। सबसे जो ऑथेंटिक जो इनके बारे में जो मत है जिसको सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है वो मैक्स मुलर साहब का कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे और आकर के सबसे पहले कहाँ बसे थे, जो हमारा उत्तर पश्चिमी भारत है वहाँ पर ये लोग बस गए थे। उत्तर पश्चिमी भारत जिसको सप्त सिंधु भी बोलते हैं, वहाँ से इनका विस्तार शुरू होता है और ये लोग ऋग्वैदिक काल तक ये लोग आगे बढ़ते बढ़ते जो सिंधु नदी और उसके आसपास का क्षेत्र जो पहले हड़प्पा क्षेत्र था वहाँ पर आ गए ये लोग। और जब ऋग्वैदिक साहित्य को हम देखते हैं तो वहाँ पे कुछ शब्द मिलते हैं, जो कुछ नदियों के नाम मिलते हैं, कुछ पर्वतों के नाम मिलते हैं, उनसे इनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में पता चलता है। तो ये लोग जो है गंगा नदी है, सरयू नदी है, यमुना नदी है, यहाँ तक ये लोग है वो पहुँच चुके थे। इट मीन्स कि ये लोग जो उत्तर प्रदेश का जो कुछ एरिया है वहाँ तक ये लोग आ गए थे। फिर उत्तर वैदिक काल के अंदर इनका विस्तार और आगे तक हो जाता है और वो विस्तार कहाँ तक मिलता है, इनका जो अंतिम साक्ष्य मिले, जो चित्रित दूसर मृद भांड जो मिले, जिनको बारे में जब कार्बन डेटिंग पद्धति से पता लगाया गया तो ये किस काल से संबंधित है, तो वो उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। तो ये मृद भांड जो है वो कहाँ तक मिलते हैं, सदानीरा नदी, जो गंडक नदी, आज की जो गंडक नदी है जिसको उस समय उत्तर वैदिक साहित्य के अंदर सदानीरा कहा गया है, वहाँ तक ये लोग है वो पहुँच गए थे।
तो अब चलो शुरू करते हैं कि आरंभ में ये सप्त सिंधुओं के अंदर बसे थे, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। कालांतर में इनका पूर्व की ओर विस्तार होता है, मैंने बताया कि आपका इनका एक विस्तार दक्षिण की तरफ होता है और एक पूर्व की तरफ होता है। तो पूर्व वाला विस्तार था ना, ये तेजी से होता है। दक्षिण के अंदर ये लोग गए थे, लेकिन इनका विस्तार जो ना धीमी गति से था। इसका कारण क्या था कि दक्षिण की तरफ इनका विस्तार धीमा क्यों था? दक्षिण भारतीय जो टेरेन है वो क्या है, थोड़ा ऐसे कठिन प्रकार का था। वहाँ पे पर्वत थे, नदियाँ थी न, इस प्रकार का एरिया था वहाँ पे, तो जंगल थे। तो ये लोग वहाँ इनका बसना थोड़ा मतलब इतना इजी नहीं था, इजी गोइंग नहीं था। तो ये लोग न इन्होंने अपना रुख जो वो पूर्व की तरफ किया, ना कि दक्षिण की तरफ किया। ठीक है। और अब ऋग्वेद से जो कुछ जानकारियां प्राप्त होती है जिनसे इनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में पता चलता है। जैसे सिंधु नदी इनकी सबसे प्रमुख नदी थी, तो सिंधु नदी के मैंने ये बताया कि सप्त सिंधु जो इनका सबसे पहले जहां आकर के बसे थे वो था सिंधु नदी। इनकी सबसे पवित्र नदी थी, सबसे प्रमुख नदी थी। सबसे पवित्र नदी के बारे में जो जिक्र मिलता है वो है सरस्वती नदी के बारे में। तो ये फैक्ट्स आप ऐसे के ऐसे याद कर लेना। और जो ऋग्वेद का एक नदी सूक्त है उसके अंदर इस सरस्वती नदी है, उसको नदी तमा कहा गया था। आपके सवाल आ गया कि नदी तमा किस नदी को कहा गया है? 4 ऑप्शन दे दिए, सिंधु, सरस्वती, गंगा, सरयू। तो आपको सरस्वती पे है वो टिक करना है। सिंधु की सहायक नदियां हैं जिनका नाम, अब ये है ना, ये 4-5 नाम अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिलान वाले सवाल में पूछते हैं। जैसे 4 ऑप्शन आपको इधर दे दिए और 4 इधर दे दिए, जो आज जो नाम है वो दे दिए और जो पुराने नाम है वो इधर लिख दिए, फिर आपसे मैच करवा लेंगे ना। तो आप ये सवाल इसको बहुत अच्छी तरह से कर लेना। जैसे ऋग्वेद के अंदर परुषणी नदी है, वो आज की रावी नदी के लिए ये इस शब्द का प्रयोग हुआ है। अस्किनी नदी है, आज की चिनाब को कहा जाता है। वितस्ता है, झेलम को कहा जाता है। सतुद्री है, सतलुज को कहा गया है। और विपासा जो है वो व्यास नदी को कहा गया है। ठीक है, विपासा है वो व्यास को कहा गया है। तो आपको वैसे आसानी से याद भी हो जाएगा। देखो, परुषणी रावी है, अस्किनी चिनाव है, वितस्ता झेलम है, सतुद्री है, सतुद्री तो सतलज ऐसे ही पता चलता है। विपासा है तो वह आ गया तो इधर व्यास हो जाएगा, उधर सतुद्री है तो सतलज हो जाएगा। वितस्ता झेलम, कोई 3 नाम आप याद कर लेना। ठीक है, तो इनको बहुत बढ़िया ढंग से याद कर लेना। ये सवाल है वो पहले भी आया हुआ है और आगे भी आ सकता है। कुछ अफगानिस्तान के अंदर जो बहने वाली नदियां हैं उनका भी जिक्र मिलता है ऋग्वेदिक साहित्य के अंदर। जैसे आज की जो नदियां हैं जिनके नाम काबुल नदी है वो कूबा नाम मिलता है वहाँ पे। जो कुर्रम नदी है वो क्रूबू नाम मिलता है ऋग्वेदिक साहित्य में। स्वात नदी है वो सुवास्तु ऋग्वेद के अंदर लिखा गया है। गोमती नदी है वो गोमल के नाम से है, वो ऋग्वेदिक साहित्य के अंदर वर्णित है। तो इन अफगानिस्तान के अंदर या फिर सुदूर जो उत्तर पश्चिमी भारत था, है ना, उसके अंदर जो बहने वाली नदियां इनका जिक्र मिलता है। एक पर्वतमाला का वर्णन मिलता है जो है मुजवंत पर्वत। मुजवंत पर्वत का इसका तादाद में किसके साथ बैठाया गया है? वो हिमालय पर्वत के साथ बैठाया गया है कि हिमालय पर्वत को ऋग्वेदिक आर्य के अंदर क्या गया है? मुजवंत पर्वत कहा गया है। गंगा नदी और सरयू नदियों का एक बार, गंगा इनके लिए इसका मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। इसका कारण ऐसे समझ सकते हैं कि ये लोग जो है ना, इनका पूर्व की तरफ विस्तार तो हो चुका था, लेकिन अभी ज़्यादा लोग हैं वो गंगा सरयू तक नहीं पहुंचे थे। तो ऋग्वेदिक साहित्य के अंदर गंगा और सरयू का केवल एक बार जिक्र मिलता है। और यमुना नदी, चूंकि ये भी पूर्वी भारत के अंदर बहती है, मतलब पूर्वी भारत में नहीं, लेकिन इनका विस्तार पूर्व की तरफ होता आ रहा है। तो ये मध्य भारत के आसपास, ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश वाले एरिया के अंदर बहती है। राजस्थान, मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली वाला एरिया, तो ये यहाँ तक पहुँच गए थे, इसलिए इनका उल्लेख कम मिलता है। तो गंगा सरयू का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार। तो इन सब बातों से इनके भौगोलिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि ये लोग कहां से आए थे और कहां तक भारत के अंदर इनका विस्तार हो चुका था। अब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल के अंदर की, अब ऋग्वेदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में इनका विस्तार हो कहां तक हो गया था, उत्तर वैदिक साहित्य से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, तो देखो, पूर्व में मैंने अभी बताया आपको कि सदानीरा नदी जो गंडक नदी है बिहार की, वहां तक ये लोग पहुंच गए थे। अब उत्तर वैदिक साहित्य में जो मगध के निवासी थे, क्योंकि मगध कौन सा एरिया है? बिहार वाला एरिया है, तो उसको इन लोगों ने व्रात्य कहा। व्रात्य शब्द जो थोड़ा नेगेटिव सेंस में इन्होंने लिया था कि ये अनार्य है। ठीक है, आर्यों को पवित्र बोला था, तो इन लोगों ने इनको व्रात्य, जो डाकू डकैत टाइप के लोग या अनार्य, इनको कहा था। तो ये शब्द मिलता है, इसका मतलब ये लोग मगध तक पहुंच चुके थे। 3 अन्य पर्वतों का उल्लेख इस काल के साहित्य में मिलता है, जैसे त्रिकुद, मेनाक और केंज। ये 3 अन्य पर्वत है और इन पर्वतों का संबंध बेसिकली बिहार से है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये लोग बिहार तक पहुंच चुके थे। अब सिंधु और उसकी सहायक नदियां, सरस्वती और अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख इस साहित्य के अंदर है। इसका मतलब ये लोग इस एरिया के अंदर भी थे जहां ये पहले थे। उसके बाद इनका विस्तार है वो जैसे जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ रही थी, जैसे जैसे इनकी जरूरतें बढ़ रही थी, वैसे वैसे इनका विस्तार पूर्व की तरफ होता जा रहा था। और ये जो एक इनकी जानकारी का स्रोत जो चित्रित दूषण मृदभांड है, ये पूर्वी भारत मतलब बिहार वाले एरिया से ये इनके मृदभांड मिलते हैं। इससे भी पता चलता है कि ये लोग बिहार तक पहुंच गए थे। तो अब मैंने आपको ये सारी बातें, इनके भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में बता दिया। इसके बारे में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऋग्वेदिक आर्य है वो कहां से आए थे, सबसे पहले आकर के कहां बसे थे, फिर ऋग्वेद काल के अंदर ये लोग कहां तक पहुंच गए थे, उत्तर वैदिक काल के अंदर इनका विस्तार वो कहां तक हो गया था। जो साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं, जो चित्रित दूषण मृदभांड से जो साक्ष्य मिलते हैं, वो मैंने सब आपको है वो बता दिया है। अब हम देखते हैं इनकी राजनीतिक स्थिति के बारे में। ठीक है, कि इनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी। हम कंपैरेटिवली देखेंगे कि ऋग्वेद
ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी, फिर जो इनका धीरे धीरे 1500 बीसी के बाद से इनका डेवलपमेंट शुरू होता है, वो फिर 1000 बीसी तक कहाँ तक पहुंचता है, 1000 बीसी के बाद में वही राजनीतिक जो इनका पॉलिटिकल डेवलपमेंट था, इनका पॉलिटिकल सिस्टम था, वो विकसित होता होता उत्तर वैदिक काल में 600 बीसी तक कहाँ तक पहुंचता है। ये हमने कंपेरेटिवली, तो ये आप ये समझना कि ये जो बॉक्स दिया हुआ है दोनों तरफ है ना, इसमें ये शुरुआत होती है 1500 बीसी से और ये खत्म कहाँ होता है, ये 600 बीसी तक होता है। तो इनकी एक आप ये समझ लीजिए कि ग्रेजुअली क्या डेवलपमेंट होता है इनकी पॉलिटिकल जो इनके बेस के अंदर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखो ये शुरुआत में ये कि लोग क्या थे, ये आर्य थे, ये मध्य एशिया से आए थे और यहां आकर के बस गए थे। तो ये कबीलाई प्रकार के लोग थे, मतलब कबीलाई प्रकार के, इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि कुमंतु प्रकार के लोग थे। इनका कोई स्थायी निवास नहीं था, ये कहीं एक जगह टिक करके नहीं रहते थे और अपनी जगह वो समय समय पे बदलते रहते थे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप। तो ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे वो कबीलाई प्रकार की इनके यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम था। ठीक, कबीलाई प्रकार का सिस्टम मतलब ये जनजातीय प्रकार के लोग थे, कहीं एक जगह पे नहीं रहते थे। इस समय क्या है, कबीलाई प्रकार के लोग थे तो कुछ जरूरतें तो होती है एक व्यवस्था बनाने के लिए। तो उनकी व्यवस्था बनाने के लिए इनका क्या सिस्टम था, इनकी कुछ जनजातीय इकाइयां होती थी, ठीक है, जिनके नाम क्या मिलते हैं ऋग्वैदिक साहित्य में, जन, विस, ग्राम और कुलुप। ठीक है, क्या क्या नाम मिलते हैं, अच्छे से याद कर लेना, जन, विस, ग्राम और कुल, ये नाम मिलते हैं ऋग्वैदिक साहित्य के अंदर। अब इन इकाइयों के कुछ प्रमुख भी होते थे। अब सिर्फ ये तो कर नहीं सकते कि सिर्फ इकाई बना दी, तो उसका कोई एक नेता भी होता था। तो इसके इन इकाइयों के नेता कौन, उनके नाम क्या क्या मिलते हैं साहित्य, ऋग्वैदिक साहित्य में। जैसे जन का जो है वो जनस्य गोप या गोप मिलता है, विष है उसका विषपति मिलता है, ग्राम है उसका ग्रामणी मिलता है और कुल है उसका कुलुप मिलता है। तो ये इन इकाइयों के प्रमुख होते थे। अब ये प्रमुख बनते कैसे थे, है ना, तो अब इनका जो है ना ये कुछ वंश परंपरा जैसा सिस्टम चलता था कि किस वंश है, कौन सा वंश है, वो कौन सी जो जनजाति इकाई है उसके अंदर प्रभावशाली है, और उस वंश परंपरा के आधार पर एक समिति होती थी। अभी हम आगे देखेंगे एक संस्थान होता था जिसका नाम था समिति। वो समिति है वो चुनाव करती थी और ये जो है इन जनजातीय इकाइयों के प्रमुख है वो चयनित होते थे। ठीक है, अब पॉलिटिकल सिस्टम में ये भी देखना पड़ेगा कि एक तो व्यवस्था किस प्रकार की थी, प्रमुख कैसे होते थे और मतलब इकाइयां क्या थी, प्रमुख कौन कौन थे, इनका चुनाव कैसे होता था। अब देखते हैं कि उस समय पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस थे वो कौन कौन से थे। तो इंस्टीट्यूशंस के बारे में ऋग्वैदिक साहित्य के अंदर 3 प्रकार के इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं वहां पे। तो कौन कौन से थे, एक तो विदत, ये सब ये ध्यान रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जो भारतीय इतिहास की सबसे प्राचीनतम संस्था जिसके बारे में कोई साहित्यिक साक्ष्य मिलता है उसका नाम है विदत। ये सवाल ऐसा कैसा आपके एग्जाम में आ सकता है, सबसे प्राचीनतम ज्ञात संस्था जिसका साहित्यिक साक्ष्य मिलता है वो कौन सी है, वो विदत है। और इसका काम क्या होता था, ऋग्वैदिक साहित्य के अनुसार इससे पता चलता है कि ये जो युद्ध के अंदर जो लूट होती थी, युद्ध के अंदर जो लूट होती थी उसका बंटवारा करने का काम ये विदत करती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये सिर्फ ये नाम है विदत। सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी है, विदत। सभा एक होती थी, सभा में कौन कौन होते थे, वरिष्ठ और कुलीन लोगों से निर्मित होती थी। इसकी जो है इसका आकार है वो थोड़ा छोटा होता था। समिति है इसका आकार बड़ा होता था। ये जनप्रतिनिधियों का समूह होता था, इसमें काफी लोग होते थे। तो सभा, समिति और विदत, ये 3 प्रकार की संस्थाएं ऋग्वैदिक काल के अंदर के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर थी। अब आर्थिक राजनीतिक स्थिति में हमने अभी तक जो देखा है कि ये यहाँ इस समय की व्यवस्था कैसी थी, इकाइयाँ क्या क्या थी, इकाइयों के प्रमुख कौन कौन थे, संस्थान कौन कौन से हैं। अब ये देखना पड़ता है कि उस समय जब ये पॉलिटिकल इकाइयाँ भी थी, है ना, संस्थाएं भी थी, तो वॉर होते थे या नहीं होते थे। बेसिकली वॉर होते थे, है ना। और वॉर जो यहाँ इस समय जो युद्ध होते थे वो युद्धों का कारण है। जैसे एक युद्ध का वर्णन मिलता है दशराज्य युद्ध, जो मैंने कल आपको ऋग्वैदिक साहित्य के अंदर भी पढ़ाया था, है ना। दशराज्य युद्ध जो 10 कबीले और भरत कबीले के बीच में होता है। भरत कबीले का प्रमुख था राजा सुदास था। 10 कबीले जो थे वो इसमें 5 आर्य थे, 5 अनार्य थे। ठीक है, अनार्य कौन कौन से थे, वो बलानस, अकिन, पक्त और ये सब थे। और उसे यदु, पुरु, अनु, द्रवयु, तुर्वस, ये अपने को याद नहीं करना है। लेकिन दशराज्य युद्ध इसका वर्णन किसमें मिलता है, ऋग्वैदिक साहित्य के, ऋग्वेद के अंदर मिलता है। इस समय सेना थी या नहीं थी, तो स्थायी सेना नहीं थी। इस प्रकार से मतलब जैसे युद्ध होता था, युद्ध वॉर शुरू होता था, तब तो लोगों को युद्ध की आवश्यकता के अनुरूप सेना के अंदर शामिल करने लग जाता था। मतलब ये समझ लीजिए कि अपनी इच्छा अनुसार या फिर जो कबीले थे उन कबीले जो उनका आपसी जुड़ाव होता था उसी अनुरूप उनकी सेना तैयार हो जाती थी जब जब जरूरत होती थी। बाकी समय उनको उनकी किसी सेना की जरूरत नहीं पड़ती थी और ना ही इस तरह के युद्ध होते थे कि कोई स्थायी सेना रखनी पड़े, क्योंकि संसाधनों का भी उस समय अभाव था। तो अब हम ये ऋग्वैदिक साहित्य से ये पता चलता है कि इस समय युद्ध तो होते थे लेकिन कोई स्थायी सेना नहीं थी। ये घुमा फिरा के अगर आपकी एग्जाम के अंदर कोई ऑप्शन बनाते तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि
अब सवाल में मान लो एक ऑप्शन आ गया कि ऋग्वैदिक काल के अंदर युद्ध होते थे और जो शासक थे उनके पास अपनी स्थायी सेना होती थी, तो ये युद्ध होते थे लेकिन स्थायी सेना नहीं थी, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब विधि थी या नहीं थी उस समय, मतलब लिखित विधि। अब देखो ऋग्वेद के अंदर एक विधि, जैसे रित का तो पता चलता है, ऋग्वेद रित मैंने आपको कल की रित, अभी हम आगे देखेंगे रित क्या होता था। रित बेसिकली एक विधि या कानून जैसी चीज ही है ना, एक अवधारणा थी जो ऋग्वेद के अंदर चलती थी, लेकिन कोई ऐसे स्पष्ट लिखित विधि या कानून जैसी कोई चीज नहीं थी कि जिसका लोगों को पालन करना अनिवार्य था। जो वहाँ उस समय के लोग थे उनको संगठित करती थी, उनके अंदर एक जैसी एक रूपता स्थापित करती थी व्यवस्था के अंदर, ऐसी कोई व्यवस्था विधि जैसी स्थिति नहीं थी। अब जो पॉलिटिकल सिस्टम था, राज्य था, उसके द्वारा कोई कर वगैरह लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता था, क्योंकि देखो राज्य चलाने के लिए टैक्स की जरूरत पड़ती है, बिना रेवेन्यू के राज्य चलाना आसान नहीं होता है। अब स्थायी सेना भी शायद इसीलिए नहीं होगी क्योंकि उस समय क्योंकि रेवेन्यू का कोई सोर्स नहीं था, तो कोई टैक्स प्रणाली उस समय नहीं थी। हाँ, बलि जैसी चीज होती थी। बलि क्या होती थी, ये स्वैच्छिक रूप से राजा को कुछ दान दिया जाता था। जैसे शासक को जो लोग थे, जो प्रमुख होते थे, उन प्रमुखों के कबीले के अंदर जो लोग थे जो अपना पशुपालन करते थे, कृषि करते थे, तो वो अपनी इच्छा से उस प्रमुख को अपनी स्वेच्छा से अपने अनाज का कुछ अंश या फिर अपने जो पशु उत्पाद होते थे उसका कुछ अंश लेकर ला जा करके दे दिया करते थे। लेकिन ये स्वैच्छिक था, ये कोई इसमें अनिवार्यता के तत्व नहीं थे। और टैक्स जो होता है उसको कर तभी माना जाए, मतलब टैक्स तभी माना जाएगा इसी चीज को जब उसमें अनिवार्यता जैसा कोई तत्व हो, ठीक है, लेकिन इसमें कोई तत्व नहीं था। तो ये तीन चीजें, युद्ध होते थे, स्थायी सेना नहीं थी, स्पष्ट विधि कानून नहीं था, कर प्रणाली नहीं थी। अब दो शब्द और मिलते हैं, देखो एक तो मिलता है स्पष्ट, ऋग्वैदिक साहित्य की बात चल रही है, एक शब्द मिलता है स्पष्ट, और इसके बारे में उसमें जानकारी मिलती है कि गुप्त जैसे लोग थे, ये प्रमुख होते थे, इनके अपने कबीले के अंदर इन लोगों को नियुक्त किया जाता, तो ये स्पष्ट शब्द मिलता है। ये गुप्तचरों से इसका संबंध बैठाया गया कि ये लोग गुप्तचर हुआ करते थे, ठीक है। एक राजपति हुआ करता था, राजपति, ये गोचर भूमि होती थी क्योंकि उस समय तो मुख्य जो व्यवसाय था वो तो पशुपालन था, तो गोचर भूमि थी, उसका प्रमुख होता था, उसको क्या बोलते थे, राजपति बोलते थे। तो ये इतने सारे मैंने आपको फैक्ट बता दिए इसके बारे में, ऋग्वैदिक काल के बारे में। तो आप थोड़ा ये समझ लीजिए कि देखो आर्थिक राजनीतिक स्थिति होती है किसी भी काल की, उसके बारे में हमें क्या पढ़ना पड़ता है। उसके बारे में सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है कि उस समय जो राज्य था वो कैसा था, ठीक है। उस समय जो राजा होता था, राजा था उसका पद किस प्रकार था, वंशानुगत था कि नहीं था, है ना, और वंशानुगत था, और जो ट्रांजिशन होता था, जो ये राजा को एक बोलते हैं ना, उसके वंशानुगत उसी को बोलेंगे ना कि एक राजा हटता है उसके बाद में दूसरा राजा, वो किस हिसाब से बनता था, वो उसी वंश का बनता था या फिर कोई अपना उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होकर के उस हिसाब से बनता था, है, ऐसा हो गया। फिर हम देखते हैं कि उस समय सेना थी या नहीं थी, है ना, और फिर प्रशासन के अंदर इकाइयाँ, प्रशासन देखते हैं तो प्रशासन के अंदर क्या कौन कौन से जो इंस्टीट्यूशंस थे वो थे, वो प्रशासनिक अधिकारी जो कैसे थे, कौन थे, अधिकारियों का तंत्र कैसा था। जैसे जैसे प्राचीन काल का इतिहास आगे बढ़ता जाएगा, ये सारा सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, विकसित होता चला जाएगा। हम आगे की क्लासेस के अंदर भी हम देखेंगे, जैसे मौर्य काल, गुप्त काल आगे, है ना। और उसके बाद में हम देखते हैं कि सेना थी कि नहीं थी, युद्ध होते थे या नहीं होते थे, कर प्रणाली थी कि नहीं थी। ये सारा क्या है, ये सारा काम किसका होता है, स्टेट का होता है, और यही सारा पॉलिटिकल सिस्टम होता है। तो एक किसी भी स्टेट, किसी भी काल के जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसमें पढ़ने के लिए एक कुछ बेसिक चीज़ों को हमें पढ़ना पड़ता है, और हर काल की जो स्थिति है पॉलिटिकल सिस्टम की, उसको देखने के लिए हम इसी से तुलना करते हैं कि ये चीज़ें थी उस समय कैसी थी, और उससे अंदाजा लगाते हैं कि उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम वो कैसा था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उत्तरवैदिक काल के अंदर ये जो ऋग्वैदिक कालीन पॉलिटिकल स्थिति थी, कंडीशन थी, वो उत्तरवैदिक काल में किस हिसाब से चेंज हो गई थी और अब क्या बदलाव आ गए थे इसके अंदर। जैसे पहले कबीला ही था, तो अब क्या होता है कि शासक का जो पद था, जो ये प्रमुख होते थे, इसका पद है, जो पहले कबीला ही था, अब ये क्या स्थायी रूप से बस गए थे, एक तो इनके स्थायी कबीले स्थापित हो गए थे, तो पूर्व की तुलना में शासक का पद था वो अधिक गरिमामयी और वंशानुगत हो गया था, अभी महत्वपूर्ण हो गया था। अब शासक का थोड़ा दबदबा हो गया था, आप ये समझ लीजिए, है ना। और शासक जो है उसकी, पहले जो शासक था वो वही अपने जनप्रतिनिधि है उनसे राय मशवरा करके अपना काम किया करता था। अब क्या है, शासक का सिक्का चलने लग गया था, आप इतना समझ लीजिए कि सिक्का चलने लग गया था शासक का। अब जो व्यवस्था थी, अब क्या है कि ये लोग स्थायी रूप से बस गए थे, शासक का पद भी महत्वपूर्ण हो गया था, है ना, कुछ इंस्टीट्यूशंस भी आ गए थे, शासक के गुणों के बारे में वर्णन करने वाले कुछ शब्द थे, उसकी कुछ उपाधियां थी, उसका भी जिक्र हमें उत्तरवैदिक साहित्य के अंदर मिलता है ना। प्रादेशिकता के तत्व, उसकी जो इकाइयां थी उनके अंदर आ गया था, कर प्रणाली थी, उसका भी शुरुआती कुछ लक्षण थे वो मिलने लग गए थे। राजा है वो अपने उसको बढ़ाने के लिए, अपने दबदबे को बढ़ाने के लिए विशेष प्रकार के यज्ञों का आयोजन भी करवाता था। कुछ अधिकारी भी हुआ करते थे जैसे जिन्हें रत्नी कहा जाता था। इससे पता चलता है कि इस समय का जो ना प्रॉपर स्टेट जैसी चीज तो कोई नहीं आई थी। अब स्टेट के अंदर आप पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ोगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ोगे कि स्टेट के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे स्टेट होता है तो एक तो क्षेत्रफल होना चाहिए, एक उसकी जनसंख्या होनी चाहिए, है ना, 4 चीजें होती है। एक उसकी विधि संविधान होना चाहिए,
है ना। और विधि या संविधान होना चाहिए, और इसके साथ एक चीज़ और है, उसमें 4 चीज़ें। तो ये 4 चीज़ें देखी जाती है ना, तो ये इतनी स्पष्ट तो नहीं थी उस समय के काल के अंदर, लेकिन ये आना शुरू हो गई थी। इसलिए बोलते हैं कि ये प्रोटो स्टेट जैसी स्थिति थी, प्राक राज्य वाली स्थिति थी। प्रोटो स्टेट मतलब राज्य बनने की स्थिति में था, है ना। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी इस समय। अब जो शासक था उसका, अब जैसे मैंने बताया कि उसका दबदबा है वो अपना बढ़ाने लग गया था, उसका पद है वो अधिक महत्वपूर्ण और गरिमामयी होने लग गया था, क्योंकि वो विस्माता, भोज, विराट, स्वराट, सम्राट, एकराट, राष्ट्रभृत्य जैसे शब्द जो है, इन ऐसी उपाधियां वो धारण करता था। इससे उस राजा के गुण और उसकी बढ़ती हुई महत्ता की ओर हमें पता चलता है कि उसकी महत्ता है वो अब बढ़ने लग गई थी, और उसके गुणों को है वो महत्व दिया जाने लग गया था। राजा का पद है, शासक का पद है, वो महत्वपूर्ण होने लग गया था। अब जो वंशानुगतता के तत्व भी आ गए थे। पहले क्या होता था, उसका चयन होता था, अब ऐसा नहीं था। अब जो है जब कोई शासक है वो अपने पद से हटता था, तो उसी के वंश का कोई दूसरा व्यक्ति है वो शासक के पद पे आकर के बैठता था। कर प्रणाली, जो पहले मैंने आपको बताया था कि कर प्रणाली में क्या है कि हमें देखना है कि पहले क्या था कि बलि जो होता था वो स्वैच्छिक होता था। अब क्या, इसमें कुछ अनिवार्यता के तत्व आ गए थे, क्योंकि शासक का पद महत्वपूर्ण हो गया। तो अब वो अपने रोब से, अपने दबदबे से जो है, जो उसके अधीन आने वाली जो जनता थी, उस जनता से अनिवार्य रूप से भी कुछ भेंट है वो स्वीकार मतलब लेता था। तो इससे पता चलता है कि मतलब एक प्रोटोटेक्स जैसी या प्राक कर जैसी स्थिति आ गई थी। तो कर प्रणाली के अंश मिलने शुरू हो गए थे। तो आप अगर सवाल में आते हैं कि एक स्थापित कर प्रणाली थी, तो ठीक है कि कर प्रणाली आपको इसमें लेके आनी, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। प्रादेशिकता के तत्व बता दिए मैंने, ये उपाधियां बता दी। इसमें राजा है वो यज्ञों का आयोजन करवाता था। राजा यज्ञों का आयोजन क्यों करवाता था? यज्ञों का आयोजन, एक तो उसका एक यज्ञ क्या थी, एक समारोह जैसी चीज होती थी। एक तो राजा का अपनी जनता के अंदर एक मजबूत मैसेज आए कि राजा है वो उसको, जैसे अब ये तो है नहीं कि राजा छुप करके कुछ काम करे या फिर चुपचाप अपने कमरे में, राजा को दिखाना पड़ता है अपनी उपस्थिति जितनी जनता के बीच में वो लेकर के जाएगा, इससे राजा का प्रभाव है अपनी जनता के बीच में वो लगातार बढ़ेगा। तो इसलिए राजा क्या है, यज्ञों का आयोजन है वो उत्तर वैदिक काल में करवाने लग गया था। यज्ञ भी क्या थे, ये बड़े बड़े यज्ञ होते थे, मतलब बड़े समारोह होते थे, जिसमें 3 प्रकार के यज्ञों का वर्णन हमें उत्तर वैदिक साहित्य में मिलता है, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। राजसूय यज्ञ क्या था? राजसूय यज्ञ होता था, ये क्या है कि राज्याभिषेक, जब कोई एक राजा अपने पद से हटता था, उसकी जगह दूसरा उसका उत्तराधिकारी जब शासक बनता था, तब ये यज्ञ करवाया जाता था। इसमें क्या है, ये बड़े यज्ञ क्यों थे? इसमें क्या अग्नि है ना, वो जैसे यज्ञ वेदिका, वो 3 अग्नि वेदिका स्थापित की जाती थी, है ना। जनरली जो सिंपल यज्ञ लघु प्रकार की, उसमें एक ही अग्नि वेदिका होती थी। पुरोहित भी आए या ना आए कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, जो घर का स्वामी होता था वही करवा लिया करता था, जैसे यज्ञ ऋग्वेदिक काल के अंदर होते हैं। इसमें ये 3 होते थे, वेदिका होती थी, फिर 16 प्रकार के पुरोहित आया करते थे, फिर ये यज्ञ होता था। और राज्याभिषेक के समय जो यज्ञ होता था उसको राजसूय यज्ञ बोलते थे। इसमें एक विशेष अपने वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें रत्नी नाम हेविंसी नाम की एक अवधारणा मिलती है उत्तर वैदिक साहित्य के अंदर, रत्नी नाम हेविंसी, है ना। उसमें क्या होता था कि राजा जो होता था वो अपने रत्नी होते थे, जो अधिकारी होते थे, उनके घर पे जाता था और वहाँ भोज किया करता था, है ना। ऐसी कोई अवधारणा, रत्नी नाम हेविंसी। आप नाम में अगर याद रखना चाहो तो रख लेना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रत्नी नाम देख लेना, रत्नी नाम हेविंसी, है ना। और एक यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आगे की क्लासेज में बढ़ेगी। अश्वमेध यज्ञ, कोई भी शासक होता था अपनी साम्राज्यवादी जो नीति थी, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ये यज्ञ करवाता था। अपने घोड़ा छोड़ता था, फिर उसको जो पकड़ता था उसको उसके राजा के साथ में युद्ध लड़ना पड़ता था, जो जीत जाता था उसके राज्य का विस्तार हो जाता था। इस प्रकार का यज्ञ हुआ करता था। एक वाजपेयी यज्ञ होता था, इसमें क्या विभिन्न प्रकार की स्पर्धाएं का आयोजन किया जाता था। ये बेसिकली वाजपेयी यज्ञ जो था एक मनोरंजक कार्यक्रम हुआ करता था। इस समय जो रत्नी, मैंने आपको बताया कि नौकरशाही के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, उत्तर वैदिक काल से। ये याद रखना, बहुत जगह आपको ये मिलेगा कि रत्निन जो थे वो ऋग्वेदिक काल में थे। ऋग्वेदिक काल में इनके बारे में ऐसी कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। जो जानकारी इनके बारे में मिलती है रत्नियों के बारे में, वो मिलती है उत्तर वैदिक काल के अंदर। तो नौकरशाही के प्रारंभिक साक्ष्य किस काल में मिलते हैं, तो वो मिलते हैं उत्तर वैदिक काल के अंदर। और इस समय के जो नौकरशाह थे उनको क्या बोला जाता था? उनको रत्निन बोला जाता था, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी बताई गई है? इनकी संख्या वैसे उत्तर वैदिक साहित्य के अंदर अलग अलग मिलती है, कई जगह 12 है, कहीं 13 है, कई जगह 14 है। लेकिन जो मोटा मोटी माना गया है कि कितनी जिनकी संख्या, तो आपको अगर एग्जाम में सवाल आता है इनकी संख्या कितनी, तो आपको मारना है 12 पे टिक, ठीक है। महत्वपूर्ण रत्निन कौन कौन से थे, मतलब अधिकारी कौन कौन से थे? तो ये क्या होते थे? राजा के आसपास थे, उसके सलाहकार के रूप में, या उसके जो सार्वजनिक कार्य होते थे, चाहे युद्ध हो या फिर कोई सम्मेलन हो, सभा हो, उसका जो उसके आसपास जो लोग रहते थे वही रत्नी वाले थे। अब भी देख लीजिए कि मुख्यमंत्री होता है या प्रधानमंत्री होता है, तो उसके इर्द गिर्द कौन लोग होते हैं? जो उसके सबसे महत्वपूर्ण लोग होते हैं, जो उसके मंत्री होते हैं, वो लोग उसके आसपास, या फिर जो नौकरशाह होते हैं वो उसके आसपास होते हैं। तो वैसे ही ये उस समय के रत्नी हुआ करते थे। तो कौन कौन से थे? हो गए सेनानी, हो गया जो मुख्य सेनापति होता था, सुत जो उसका सारथी हुआ करता था, भागदूत जो आज का जो टैक्स
जो निर्धारक होता है, जो कलेक्टर होता है ना, भागदूत, जो आज जिलाधीश जिसको बोलते हैं अपन, है ना, तो वो जो जिला कलेक्टर होता है ना, उस समय उसको भागदूत बोला करते थे, भागदूत, है ना। तो इसका काम क्या होता था, ये टैक्स है उसका निर्धारण करता था, जो भू राजस्व होता है उसका निर्धारण करता था। ये संग्रहित्र जो ये टैक्स निर्धारण किया गया था उसका संग्रह करने का काम संग्रहित्र करता था। ये देखो, उस समय उत्तरवैदिक काल के अंदर कुछ महिलाएं थी, उनके भी जो रत्नी होने के साक्ष्य मिलते हैं कि ये भी अधिकारी हुआ करते थे। तो तीन मुख्य उसकी राजा की रानियां हुआ करती थी, महिषी, परिवृत्ति और ववाता। ये पद थे बेसिकली, ठीक है, महिषी, परिवृत्ति और ववाता, ये भी उस समय रत्नियों में गिनी जाती थी। जो मुख्य रानी होती थी उसको क्या बोलते थे, महिषी, परिवृत्ति और ववाता, ये तीन थी। तो ये तीन रानियां थी, है ना, ये महिलाओं के पद थे, महिषी, परिवृत्ति और ववाता। फिर ये रत्नी हुआ करती थी। स्थायी सेना अभी भी नहीं थी। जो सेना थी वो जरूरत के हिसाब से थी, जब जरूरत होती थी तो सेना का निर्माण कर लिया जाता था और युद्ध लड़ लिए जाते थे। सभा समिति जो ऋग्वेदिक काल के अंदर देखी थी, अब उसका इतना महत्व है क्योंकि राजा का पद दो बस वंशानुगत हो गया था। अब उसका राजा है वो मतलब निरंकुशता उसके पद में आने लग गई थी। तो जब निरंकुशता आने लग जाती है तो प्रतिनिधि सभाएं, संस्थाएं होती है, उनका महत्व है वो अपने आप कम होने लग जाता है। विदत का तो उल्लेख भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो सभा समिति के अधिकार कम हो गए थे। तो आप इतना ये समझ लीजिए कि ऋग्वेदिक काल के बाद में जब उत्तरवैदिक काल आता है तो पॉलिटिकल जो सिस्टम था उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस का तो विकास शुरू हो गया था, लेकिन जो लोकतंत्र के जो अंश थे, लोकतंत्र के जो गुण थे, वो उत्तरवैदिक काल के अंदर कम होने लग गए थे। देखो ये राजा का पद महत्वपूर्ण हो गया था, उसमें जो जैसे बलि है वो अनिवार्य हो गई थी लेना, पहले स्वैच्छिक होता था। सभा समिति और विदत जो जनप्रतिनिधियों से बनती थी वो अब उन सभा समिति के तो अधिकार कम हो गए थे, विदत का तो उल्लेख ही नहीं मिलता है। एक ये फैक्ट ये याद रख लेना, कई बार पूछ लेते हैं कि सभा और समिति है जो ऋग्वेदिक कालीन जो इंस्टीट्यूशंस थे, उत्तरवैदिक काल में भी थी दोनों, है ना, को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। तो ये किस वेद के अंदर मिलता है, ये अथर्ववेद के अंदर ये लाइन लिखी गई है। सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है, तो ये अथर्ववेद के अंदर कहा गया है। तो ये हमने पॉलिटिकल सिस्टम है दोनों काल का है पढ़ लिया है, ठीक है। ये आपने जब मैंने कंपेरेटिवली आपको बताया तो अब शायद आपकी चीज़ है वो थीम है वो क्लियर हो गई होगी कि किस प्रकार से हमें इस ट्रांजिशन फेज को समझना है और कैसे फैक्ट्स को हमें याद रखना है कि उत्तरवैदिक काल की जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो विकसित होकर के ऋग्वेदिक काल के अंदर किस प्रकार का हो गया था। ये मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर बहुत आराम से समझा दिया है, ठीक है। अब देखते हैं हम आर्थिक स्थिति, दोनों कालों की आर्थिक स्थिति में ऋग्वेदिक काल के बाद उत्तर ऋग्वेदिक काल के अंदर कैसा परिवर्तन, किस प्रकार का परिवर्तन आया। देखो पहले क्या होता था कि ये जब सिलेबस मेंस के सिलेबस में था तो सीधा सवाल पूछ लिया जाता था कि उत्तरवैदिक काल और ऋग्वेदिक काल की जो आर्थिक स्थिति उसमें क्या अंतर था। तब तो आपको सीधा ये लिखना था। अब देखो सिलेबस के अंदर हमारी ये है नहीं मेंस के सिलेबस में, है ना, वैदिक काल जो है मेंस के सिलेबस में नहीं है। आर्थिक सिर्फ जो है वो कला का पोर्शन है और कला के अंदर कुछ है नहीं ऐसा। साहित्य वो मैंने आपको कल पढ़ा दिया, तो वो हमारे सिलेबस के अंदर है ना। अब देखते हैं आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक और धार्मिक, ये हमारे मेंस के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ प्री के सिलेबस में इससे सवाल आ सकते हैं। तो ये आप थोड़ा है वो ढंग से कर लेना इनको। और फिर मेंस में अगर मान लो सिलेबस चेंज होता है और इनको जोड़ते हैं तो ये अपने सीधा का सीधा काम आ जाएगा। आप तो ये आंसर के अंदर ऐसा का ऐसा इसको जा करके लिख देना बस। अब देखो ऋग्वेदिक काल के अंदर क्या था, ये जीवन आपने पहले भी देख लिया कि इनका जीवन तो खानाबदोश जीवन था। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था, कृषि नाम मात्र की थी, ठीक है। ये लोग क्या अब टिकते नहीं है, जो लोग एक जगह नहीं टिकते तो वो कृषि क्या कर लेंगे, कृषि तो टिक के करने वाला काम है। तो पशुपालन जो है वो साथ साथ ये भी घूमते रहते थे, पशु भी इनके साथ साथ आगे से आगे बढ़ते रहते थे, है ना। तो पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय होता था, कृषि नाम मात्र की। इस समय स्थितियां थोड़ी चेंज हो गई थी, ठीक है। इस समय क्या स्थायी बस्तियों में ये लोग रहने लग गए थे, इनकी बस्तियां स्थायी हो गई थी। तो ये क्या है, स्थायी होने के साथ ही कृषि का महत्व बढ़ जाता था। अब इनका कृषि जो है वो तो इनका मुख्य व्यवसाय हो गया था और पशुपालन जो है इनका वो सहायक व्यवसाय हो गया था, ठीक है। अब देखिए आगे देखेंगे कि कृषि का महत्व कैसे बढ़ा, ये हम जब ये उत्तरवैदिक आर्यों की आर्थिक स्थिति पढ़ेंगे तब देखेंगे। इनका पशुपालन था, तो पशुपालन में प्रिय पशु कौन कौन से थे, गाय और घोड़ा था, ठीक है। अब सवाल आ गया, मान लो कि ऋग्वेदिक आर्यों के जो प्रिय पशु थे वो कौन कौन से थे, तो गाय और घोड़ा लिख दिया, आगे लिख दिया इसमें कि गाय और बैल लिख दिया, जो तीसरे ऑप्शन में कोई और कुछ लिख दिया, गेंडा वगैरह, हाथी वगैरह। तो ये हमने क्या लेना है, गाय और घोड़ा इनके प्रिय पशु थे। मुद्रा प्रणाली थी, अब देखो व्यापार आर्थिक स्थिति है तो आर्थिक स्थिति में ये भी देखना पड़ेगा कि उस समय की मुद्रा प्रणाली थी नहीं थी, ठीक है। तो मुद्रा प्रणाली इस समय नहीं थी, ठीक है। जो व्यापार वगैरह होता था वो वस्तु विनिमय से होता था। मुद्रा प्रणाली तो होती है जो सांकेतिक होती है। बेसिकली मुद्रा प्रणाली को आप ये समझ लीजिए कि ये होती है स्टेट के द्वारा शुरू की जाती है। जब स्टेट पावरफुल होता है तो वो क्या है, व्यापार को सुगम बनाने के लिए, है ना, कुछ ऐसे प्रतीकात्मक रूप से मतलब किसी चीज को मुद्रा का नाम दे देता है और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, वस्तुओं के लेन देन के अंदर किया जाता है। जैसे भारत के अंदर जो रुपया है वो हमारी मुद्रा है,
ठीक है। तो इस समय ऐसी कोई चीज़ नहीं, मुद्रा प्रणाली वस्तु विनिमय होता था, एक वस्तु दी जाती थी, उसके बदले जिसको जरूरत होती थी वो दूसरी वस्तु है वो ले आता था। अगर कहीं ज़्यादा ज़रूरत ही पड़ जाती थी कि आपके पास कोई चीज़ है नहीं, मतलब वस्तु आपको वो लेनी नहीं है, फिर ऐसी कोई चीज़, तो गाय और निस्क है, गाय का प्रयोग, और निस्क क्या है, आभूषण होता था, गले का आभूषण होता था, इसका प्रयोग वो लोग मुद्रा के प्रति किया करते। जैसे किसी को है वो अनाज चाहिए, गेहूं चाहिए, तो वो क्या करता था, अपनी गाय रखता था और अपनी साल भर के गेहूं है वो इस हिसाब से ले आता था। इसी तरह ये एक आभूषण, आज भी कई लोग होते हैं वो अपनी सोने को है वो गिरवी रखते हैं और उसके बदले उसकी ज़रूरत की चीज़ है वो लेकर के आते हैं। और एक ये फैक्ट याद रखना है कि अगन्य है किसको कहा गया है, सवाल आ गया कि अगन्य है और ऋग्वेदिक साहित्य के अंदर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये बेसिक फैक्ट है, इसका आर्थिक स्थिति से कोई लेना नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया इसमें कि गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग, अगन्य का प्रयोग हुआ है। ये हमने ऋग्वेदिक काल की आर्थिक स्थिति के बारे में देख लिया। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो ये एक तो स्थायी बस्तियों के अंदर रहने लगे थे। अब आप एक फैक्ट याद रखना कि इससे पहले क्या था, वैदिक काल से पहले जो है वो लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, और जब ऋग्वेदिक काल का अंत होता है और उत्तर वैदिक काल की शुरुआत होती है, तब दक्षिण भारत के अंदर महापाषाण कालीन संस्कृतियां वगैरह आई थी। तो उस समय क्या 1000 BC के आसपास है ना, ये जो उत्तर वैदिक आर्य जो थे उन्होंने लोहे का जो है वो खोज कर ली थी। ठीक है, लोहे की खोज हो चुकी थी 1000 BC के आसपास। लोहे का प्रयोग कैसे करना ये लोग ये जान चुके थे, समझ चुके थे। अब कुछ शब्द भी मिलते हैं। ठीक है, अब मान लो एग्जाम में सवाल आ गया कि आयस या श्यामस, मान लो श्यामस शब्द का प्रयोग उत्तर वैदिक साहित्य में किस वस्तु के लिए हुआ है, तो आपको क्या टिक करना है, आपको लोहे के लिए करना है। तो ये आयस, श्यामस, कृष्णायस, आयस, श्यामस, कृष्णायस जैसे शब्द है वो लोहे के सूचक है। इनका प्रयोग, ये जो शब्द है वो उत्तर वैदिक साहित्य के अंदर मिलते हैं। कृषि का जैसे ही लोहा आता है तो लोहे का प्रयोग है। वैसे तो थोड़ी इसमें इतिहास में डिबेट का विषय है कि ये लोग लोहे का प्रयोग जो है वो हथियारों के रूप में ज़्यादा करते थे या फिर कृषि औजारों के रूप में करते थे। पहले तो ये बोला गया था कि इस समय जो चित्रित दूसरी मध्यमान संस्कृति का जो विकास होता है वो इस लोहे की खोज की वजह से होता है, और लोहे की खोज की वजह से ये लोग कृषि करने लगते हैं, इनकी जो आर्थिक उत्थान होने लगता है। लेकिन बाद में जो कुछ अन्य इतिहासकार आए और उन्होंने बताया कि ये लोग तो लोहे का प्रयोग ज़्यादातर तो हथियार बनाने के लिए करते थे, और हथियार ही ज़्यादा मिले तो कृषि से इनका कोई खास लेना देना नहीं था, और इसीलिए ये लोहे नगरीय सभ्यता के रूप में परिवर्तित, नगरीय सभ्यता का उत्थान जो लोहे के बावजूद इस समय नहीं हो पाया था, उसका बेसिक कारण ये था कि ये लोग युद्धों में ज़्यादा रत रहा करते थे। तो कृषि है, इसका महत्व बढ़ जाता है। अब कृषि के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं कि कैसे पता चला कि कृषि का महत्व बढ़ गया है। तो अथर्ववेद के अंदर पृथ्वेन्यू कृषि को धरती पर लाया था, ये बात अथर्ववेद के अंदर लिखी हुई है। शतपथ ब्राह्मण में क्या लिखा हुआ है कि कृषि की विधियों का वर्णन है वो किस ब्राह्मण में किया गया, शतपथ, यह आप याद रखना है। ठीक है, कि अथर्ववेद के अनुसार कौन है वो कृषि को धरती पे लेके आया था, वो पृथ्वेन्यू है। शतपथ ब्राह्मण ऐसा लिखा हुआ है कि कृषि की विधियों का वर्णन किस ब्राह्मण में किया हुआ है, तो शतपथ ब्राह्मण आ जाएगा। ठीक है, ये शतपथ ब्राह्मण की एक संहिता है, काटक संहिता, उसमें 24 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो सवाल आ गया कि 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख है वो किस ब्राह्मण में मिलता है या फिर शतपथ ब्राह्मण की किस संहिता के अंदर मिलता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको एक सही ऑप्शन है वो चूज करना है। ठीक है, पशुपालन मैंने आपको बताया कि इस समय कृषि की सहायक गतिविधि हो चुकी थी। मुद्रा प्रणाली इस समय नहीं थी, वही सेम स्थिति थी। तो ये आप देख लेना कि मुद्रा प्रणाली इस समय भी ऋग्वेदिक काल के समय भी नहीं थी और उत्तर वैदिक काल के समय भी नहीं थी। ये मुद्रा प्रणाली है वो आगे हम वैदिकोत्तर काल जब पढ़ेंगे तो उसमें मुद्रा प्रणाली का है वो विकास होता है। ठीक है, गाय और निस्क का प्रयोग, ये दोनों सेम चीज है। ठीक है, मुद्रा प्रणाली नहीं थी, वस्तु विनिमय होता था। गाय और निस्क का प्रयोग है वो व्यापार हेतु होता था। अब निस्क जो है वो एक थोड़ा छोटा हो गया था, मतलब पहले वो एक पूरा का पूरा आभूषण ले जाके रखते थे, अब उसका प्रयोग ये लोग है ना बेसिकली व्यापार हेतु करने लगे। तो आप ये निस्क जैसी ये चीज, अब मान लो सवाल आ गया कि निस्क क्या थी, निस्क है ना, ऐसे सवाल आ गया निस्क। अब मैंने आपको बताया कि मुद्रा प्रणाली नहीं थी इस समय, निस्क क्या थी, सवाल ऑप्शन में आपको डाल दिया कि उत्तर वैदिक और वैदिक, या फिर सामूहिक रूप से लिख दिया कि वैदिक काल के अंदर प्रयुक्त होने वाली, मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होने वाली एक आभूषण। ठीक है, तो आपको मुद्रा लिख देना, आप इसको छोड़ मत देना, आप उसको सही मानना कि ये मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होता था उस समय। ठीक है, निस्क, गाय और निस्क का प्रयोग मुद्रा के रूप में होता था। चित्रित दुष्कर्म मर्दबांड है ना, इसका मतलब मर्दबांड उद्योग था, ये लोग मर्दबांडों का प्रयोग करते थे। तो चित्रित दुष्कर्म मर्दबांड जो है वो किस समय मिलते हैं, उत्तर वैदिक काल के समय मिलते हैं। अब हम देखते हैं आर्थिक स्थिति हमारी खत्म होती है, मैंने आपको बहुत बढ़िया ढंग से बता दिया है इसको। ये जो कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स के अलावा जो ये थीम थी कि किस हिसाब से क्या क्या परिवर्तन आते हैं, वो आप दिमाग में रखने हैं आपको, और जो कुछ फैक्ट्स थे वो उनको आपको याद करना है, उसका कोई तोड़ नहीं, वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति के ऋग्वेदिक आर्य थे। अब
इनकी स्थिति, सामाजिक स्थिति बेसिकली सेम सी रहती है ना। अब सामाजिक स्थिति में हमें पढ़ना क्या क्या है, एक तो ये देखना कि इनका परिवार कैसा होता था, फिर इनका खान पान क्या था, इनका मनोरंजन के साधन क्या थे, उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, है ना, वर्ण व्यवस्था के लिए जाति व्यवस्था आई थी कि नहीं आई थी, है ना। ये सारी चीज़ें वो किसके अंदर पढ़ते हैं, सामाजिक स्थिति के अंदर पढ़ते हैं। तो सामाजिक स्थिति की शुरुआत होती है परिवार से, परिवार से ही तो समाज बनता है। तो परिवार दोनों के अंदर ही सेम स्थिति थी, देखो दोनों के अंदर ही इस समय का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था और संयुक्त परिवार हुआ करते थे। और उत्तरवैदिक काल के अंदर भी परिवार जो था वो पितृसत्तात्मक था और संयुक्त परिवार हुआ करता था। ये दोनों ये बिल्कुल सेम है कि दोनों ही पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार वाली व्यवस्था दोनों काल के अंदर थी। अब इस समय वर्ण व्यवस्था, दोनों वर्ण व्यवस्था का जन्म जो है वो ऋग्वेद के अंदर हो चुका है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त 10वां जो मंडल है, जो मैंने कल बताया था आपको कि एक क्षेपक था, मतलब बाद में जोड़ा गया है। इसके पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, पहली बार एक साथ चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। और शूद्र वर्ण का उल्लेख तो पहली बार इसी के अंदर मिलता है। तो 4 वर्णों का उल्लेख कौन से सूक्त में मिलता है, ये फैक्ट है, इसको याद रखना। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, ठीक है। और इसमें क्या लिखा गया है, इसमें बताया गया है कि ये जो वर्ण थे ये देवीय उत्पत्ति है, ठीक है। मतलब ये देवीय उत्पत्ति है, ये इंसान ने नहीं बनाया है बल्कि ये ईश्वर की बनाई हुई चीज़ है, ठीक है। और ये इस समय की जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी, ठीक है। जो आदमी जैसा काम करता था, स्वेच्छा से जो काम को चूज करता था, फिर उसके काम के हिसाब से उसको उसका वर्ण है वो एलोकेट कर दिया जाता था। तो कठोर वर्ण व्यवस्था नहीं थी और कठोर रूप से वर्ण विभाजन नहीं हुआ था इस समय ऋग्वेदिक काल के अंदर, बल्कि कर्म आधारित जो था वो वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वेद के अंदर। तो इतना ध्यान रखना कि इस समय जो वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वेदिक काल के अंदर वो सरल प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी, उसमें कठोर प्रकार का वर्ण विभाजन नहीं था। बस उत्तरवैदिक काल में फर्क इतना ही आ जाता है कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसी हो जाती है, वो जन्म आधारित हो जाती है। मतलब अब आप कौन से वर्ण में होगे इसका निर्धारण आपके जन्म से हो जाएगा। जिस वर्ण में आप जन्म लोगे वो आपका वर्ण निश्चित हो जाएगा। और ये बंद प्रकार की व्यवस्था थी, इसको आप बदल नहीं सकते थे। जिस वर्ण में आपने जन्म ले लिया है वही आपका ताउम्र वर्ण रहेगा और वही आपका पीढ़ी दर पीढ़ी है वो वर्ण चलता रहेगा। ये स्थिति कौन से काल में आती है, ये आती है उत्तरवैदिक काल के अंदर। ऋग्वैदिक काल की जो वर्ण व्यवस्था थी वो सरल प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है। अब इसमें देखो 4 वर्णों के बारे में लिखने की जरूरत ही नहीं, आपको वैसे ही पता है कि भाई कौन कौन से वर्ण थे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस समय क्या थे, ये 4 वर्ण थे। वो एक तो स्पष्टता हो गई थी इसके बारे में। इस समय तो क्या मोटा मोटी बस 4 वर्णों का उल्लेख हुआ है। अब कर्म आधारित था तो अब इतना कौन, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं तो कोई इतना उसको निगरानी कर भी नहीं सकता था। इस समय कुछ चीज़ें हैं वो थोड़ी विकसित हो गई थी। क्योंकि देखो साहित्य के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि धर्मसूत्र वगैरह ये सब चीज़ें हैं वो आ चुके थे। तो और जो वैदिक साहित्य की जो ज़्यादातर रचना हुई है वो इसी काल के अंदर हुई है। यानी सिर्फ इस काल में तो सिर्फ ऋग्वेद संहिता लिखी गई है, बाकी सारा वैदिक साहित्य वो उत्तरवैदिक काल के अंदर लिखा गया है। तो कुछ नियम जो थे वो काफ़ी स्पष्ट हो चुके थे, है ना। तो कठोर और जो स्पष्ट वर्णों का उल्लेख कहाँ मिलता है, मतलब जो वर्ण व्यवस्था थी उसकी जो मतलब 4 वर्णों में समाज विभाजित था उसका पता ये जो है ना उत्तरवैदिक काल में ये स्थिति है वो स्थापित हो चुकी थी। और ये जो वर्ण विभाजन था वो कठोर प्रकार का था और जन्म आधारित हो चुका था। ब्राह्मण क्षत्रिय जो थे ये महत्वपूर्ण हो गए थे और शूद्रों के प्रति जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण, मतलब भेदभाव वाली स्थिति है जो हम आज भी देखते हैं, उसका जन्म बेसिकली किस समय शुरू हुआ था, वो उत्तरवैदिक काल के अंदर उसकी शुरुआत होती है। जो वर्ण के हिसाब से कि ये जो समाज का हिस्सा है वो नीचे निम्न स्तरीय काम करेगा और वो जो अब बाकी जो समाज के जो उच्चतर तथाकथित जो ऊंचे मानने वाले जो वर्ण है उनसे वो निश्चित दूरी बनाए रखेगा, ये लोग उनकी शक्ल भी नहीं देखेंगे। ये स्थितियां जो थी इसकी शुरुआत जो है उत्तरवैदिक काल के अंदर, उत्तरवैदिक आर्य जो थे उनके समय शुरुआत इसकी होती है। महिलाओं की दशा भी समाज के अंदर पड़ी जाती है कि महिलाओं की स्थिति है वो हमें हड़प्पा सभ्यता के समय तो इतनी कोई खास जानकारी मिलती नहीं है। और फिर भी मोटा मोटी जानकारी ये मिलती है कि उस समय जो मातृ सत्तात्मक स्थिति थी, मातृ सत्तात्मक परिवार हुआ करता था, मातृ देवी की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली है और महिलाओं की अच्छी स्थिति का पता चलता है। ऋग्वैदिक काल के अंदर क्या होता है कि स्थिति है वो जो है वो जब ऋग्वेद संहिता के साक्ष्य के मतलब ऋग्वेद संहिता को जब पढ़ा गया तब उससे कुछ इनकी पता चला कि इनकी महिलाओं की स्थिति थी वो अच्छी थी, ठीक है। जैसे कि कैसे अच्छी थी, देखो महिलाओं को उस समय शिक्षा का अधिकार था क्योंकि बहुत सारी विदुषी जो महिलाएं थी उनकी जानकारी ऋग्वेद संहिता के अंदर मिलती है, ठीक है। और कौन कौन सी महिलाएं थी, जैसे गोसा, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि विदुषी जो ऋषि थी गोसा, सिक्ता, अपाला, काक्षावती, लोपामुद्रा, ये जो है इनका वर्णन है
वो ऋग्वेद संहिता के अंदर मिलता है। महिला योद्धा, इसका मतलब महिलाएं युद्ध में भी भाग लेती थी, तो एक विषपाला नाम की महिला योद्धा का जिक्र मिलता है। विधवा विवाह, विधवा विवाह क्या है, वो एक विकसित समाज की व्यवस्था होती है। तो विधवा मतलब जो महिला विधवा हो जाती थी उसको वापस पुनः मतलब विवाह करने का अधिकार था, तो विधवा विवाह का चलन था। ये जो कुछ कुप्रथाएं होती है, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, ये बाद के समय आती है, इस समय नहीं थी। तो इनका इस समय नहीं प्रचलित थी। और ऋग्वेद में लेकिन ध्यान रखना, ऋग्वेद के लिंग भेद जो था ना, कि महिला और पुरुष के अंदर बस डिफरेंस करने लग जाना कि ये जो महिला है वो पुरुष से कमतर है, इसके शुरुआती जो साक्ष्य है ना वो ऋग्वेद से मिलने शुरू हो गए थे। देखो कैसे पता चलता है, देखो यहाँ पे जो प्रार्थना होती थी, जो यज्ञ हवन होते थे ना, वो पुत्र प्राप्ति के लिए होते थे। तो इससे क्या पता चलता है कि अब महिलाओं को जो है वो कमतर समझा जाने लग गया था। पुत्री के जन्म को जो है वो एक घृणित नज़र से, या फिर मतलब वो आप समझ लीजिए नकारात्मक नज़र से देखने लग गए थे। देवता, इस समय जो वर्णन मिलता है कि इस समय जो धार्मिक स्थिति जब हम पढ़ेंगे देखेंगे तो कि जो देवता थे ना वही प्रमुख थे, वो देवियों को कोई खास स्थान था नहीं। और जो पुरोहित थे इस समय, उसमें महिला पुरोहित का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है, और कोई भी महिला शासक है उसका उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि लिंग भेद की शुरुआत है वो जो ये अपना ऋग्वेद है वहाँ से शुरू हो गई थी। अब मान लो घुमा फिरा के सवाल आपसे पूछ, आपने देखा कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी ऋग्वेद के अंदर। अब मान लो कि सवाल ऐसे आ गया था कि लिंग वेद की जो आरंभिक साक्ष्य है, लिंग वेद की शुरुआत है वो ऋग्वेद से शुरू हो गई थी। तो ध्यान रखना, इसको आपको सही टिक मारना है। कहीं ऐसा ना हो कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी तो इसमें लिंग वेद की शुरुआत यहाँ नहीं हुई थी। हाँ, महिलाओं की दशा अच्छी थी, ये ठीक मान सकते हैं। बाकी अन्य काल की तुलना में ऋग्वेदिक काल के अंदर महिलाओं की दशा है वो अच्छी थी। ठीक है, अब हमने उत्तर वैदिक आर्यों के अंदर महिलाओं की स्थिति देखते हैं, है ना। और महिलाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल के अंदर देखते हैं तो इसमें क्या परिवर्तन आते हैं। ठीक है, इसमें लिंग भेद जो उस समय जिसकी शुरुआत हुई थी वो है उसकी वृद्धि वो है उत्तर वैदिक काल के अंदर होने लग गई थी। जैसे पतोन्नमी की स्थिति के बारे में जानकारी कैसे मिलती है कि देखो, एक तो एक नियोग प्रथा जो थोड़ी कुत्सित प्रकार की प्रथा हुआ करती थी, नियोग प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, एक बहुपत्नी प्रथा, एक व्यक्ति को कई सारी पत्नी रख सकता था। एक जो ये कुछ बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर कल के क्लास में मैंने बताया था कि गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद है, जिसमें याज्ञवल्क्य जब शास्त्रार्थ हारने लगते हैं तो गार्गी को मतलब धमकाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह अथर्ववेद के अंदर पुत्री का जन्म है, उसको दुखों का कारण बताया गया है। मैत्रायणी एक संहिता है, उसमें पुत्री को या फिर महिला की तुलना है वो शराब और जुए से की गई है, मतलब शराब और जुए के समान इसको एक बुराई बताया है। ठीक है, तो ये जो बातें हैं ना, जो उत्तर वैदिक साहित्य से ये जो जानकारी मिलती है, इससे पता चलता है कि महिलाओं की दशा है वो पतोन्मुखी हो चुकी थी। पहले जैसी इनके मतलब स्वर्ण काल वाली स्थिति, अच्छी स्थिति वो इस समय नहीं रही थी, है ना। और ठीक है, और लेकिन ध्यान रखना, शिक्षा का अधिकार इस काल में भी उनको था। विदुषी शिक्षा जो महिलाएं थी उनके बारे में, जैसे गार्गी अब संवाद ही कर रही है, शास्त्रार्थ कर रही है, तो इसका मतलब वो विदुषी थी। मैत्रेयी जो याज्ञवल्क्य जी की पत्नी थी वो, तो गार्गी, मैत्रेयी, ये सब उत्तर वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं थी। तो इस समय महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। ठीक है, ये याद रखना, ये अलग चीज़ है। यद्यपि मैंने लगाया नहीं, यद्यपि ये आप नोट, यद्यपि शिक्षा का अधिकार इनको था, लेकिन पतोन्मुखी स्थिति के परिचय ये चीज़ें हैं। दास प्रथा दोनों कालों के अंदर प्रचलित थी, ऋग्वेदिक काल में भी थी, उत्तर वैदिक काल में थी। दोनों कालों के अंदर घरेलू प्रकार की दास प्रथा थी। इस समय तो क्या करता था, जो पुरोहित वर्ग जो काफ़ी प्रभुत्वशाली हो गया था, तो यज्ञ के बाद में पुरोहितों को महिला दासियाँ भेंट की जाती थी, लेकिन उनका प्रयोग वो घरेलू उपयोग के लिए ही किया करते थे, है ना। इस समय भी घरेलू उपयोग के लिए जो दासियाँ थी उसका प्रयोग किया जाता था। सामाजिक असमानता है इस समय नहीं थी, मतलब समाज जो, जैसे वर्ण व्यवस्था भी मैंने आपको बताई थी कि वर्ण व्यवस्था है वो कर्म आधारित थी, लेकिन इस समय सामाजिक असमानता है वो आ चुकी थी, क्योंकि देखो शूद्रों के प्रति तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण ये लगने लग गए थे। ये जो कुछ शब्द है, कुल और गोत्र, ये सवाल कई बार आ जाता है कि गोत्र की शुरुआत किस काल से हुई थी। तो कुल और गोत्र ये शब्द जो है, गोत्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गौशाला। ठीक है, और ये केवल ब्राह्मणों के हुआ करते थे गोत्र, है ना। आज जैसे हम सबके गोत्र हैं, लेकिन उस समय सिर्फ ब्राह्मणों के गोत्र होते थे। ठीक है, और शूद्रों का कोई गोत्र नहीं होता था। और जो वैश्य और क्षत्रिय होते थे, है ना, उनके क्या गोत्र होते थे, जो इनको पुरोहित होते थे ना। और ये गोत्र कौन कौन से थे, जैसे वशिष्ठ है और वशिष्ठ, भृगु, इस प्रकार के इनके गोत्र हुआ करते थे, है ना। और जो वैश्य और क्षत्रिय होते थे वो कौन से गोत्र को ग्रहण कर लेते थे, जो उनके प्रधान पुरोहित होते थे, जो उनके घर में पूजा पाठ करते थे, उन्हीं के गोत्र उनके गोत्र हुआ करते थे। ठीक है, और कुल शब्द है, गोत्र है, ये सारी चीज़ों परंपराएं थी, जो संस्थान थे, वो किस समय शुरुआत होती है उनकी, ये शुरुआत होती है ऋग्वेदिक उत्तर वैदिक काल के अंदर। जाति प्रथा के बारे में मैंने अलग से बिल्कुल बॉक्स के अंदर लिख दिया कि जाति व्यवस्था जो है, सवाल सीधा आ सकता है कि जाति व्यवस्था की शुरुआत किस काल में होती है। तो अगर आपके ऑप्शन में लिख दिया कि उत्तर वैदिक काल में,
है ना, या फिर सीधा दोनों मिला के लिख दिया वैदिक काल में, तो आपको इसको नहीं मानना है। इसकी शुरुआत होती है इस समय, ठीक है, वैदिकोत्तर काल के अंदर 700 BC से 300 BC में। तो ये वर्ण व्यवस्था, कुल, गोत्र, ये सारी चीज़ें तो होती है कौन सी, आश्रम व्यवस्था, आगे बढ़ेंगे धर्म के अंदर आश्रम व्यवस्था, ये सारी चीज़ें तो शुरुआत होती है वैदिक काल के अंदर। लेकिन जाति व्यवस्था है जिसका विस्तार आगे होता है, और वर्ण का स्थान तो इसको पंचम वर्ण भी बोला गया जाति को वैसे इतिहास के अंदर। पंचम वर्ण मतलब ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बाद में जो जातियाँ होती थी उसको एक अलग वर्ण का नाम देते, इसको पंचम वर्ण बोलते थे सिंबॉलिक रूप से। वैसे जातियाँ जो होती ना, ये ऊर्ध्वाधर विभाजन था, और इन जातियों के अंदर जो क्षैतिज विभाजन होता था, मतलब जो वर्णों के अंदर, उसको बोलते थे जाति व्यवस्था। और ये जो है इसकी शुरुआत होती है वैदिकोत्तर काल के अंदर। मैंने ऋग्वेदिक काल के कुछ अन्य फैक्ट्स भी यहाँ लिखे हैं, जैसे विवाह के समय जो उपहार दिया जाता था, जो आज का दहेज होता था, उसको वैतु बोलते हैं। सीधा सवाल पूछ लिया वैतु क्या था, या विवाह के समय मिलने वाले जो उपहार को वैदिक काल में क्या बोलते थे, तो ये क्या बोलते थे, इसको वैतु बोला करते थे। और आजीवन जो ब्रह्मचर्य का पालन करती थी उन महिलाओं को क्या बोलते थे, अमाजु बोलते हैं। ये थोड़े फैक्ट्स हैं, इनको आप याद कर लेना कि वैतु क्या होता था और अमाजु क्या है। ये वैतु, ठीक है। अब देखते हैं धार्मिक स्थिति, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल की कंपैरेटिव धार्मिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, एक तो ये दोनों ही काल के अंदर जो बहुदेववाद है ना, प्राकृतिक मतलब बहुदेववाद का प्रचलन था, मतलब एक साथ बहुत सारे देवताओं को पूजते थे, ठीक है। और ज़रूरत के हिसाब से जब जिस देवता की जरूरत होती थी, जैसे पानी बरसात नहीं होती थी तो उस समय इंद्र देवता को राजी करने के लिए उनके लिए पूजा पाठ कर लेते थे। तो दोनों समय, आज भी भारत के अंदर जो है वो हिंदू धर्म के अंदर बहुदेववाद का प्रचलन है, तो इसकी शुरुआत है वो ऋग्वेदिक काल से होती है। तो ये क्या है, बहुदेवता। प्राकृतिक क्यों बोला गया इसको, प्राकृतिक इसलिए बोला गया है कि ये जो देवता थे इनका तादाद में इन्होंने प्राकृतिक जो शक्तियाँ थी, जैसे जल है, अग्नि है, वायु है, इनके साथ बैठा दिया था, ठीक है, स्थापित किया था, तो इसलिए इसको प्राकृतिक बहुदेववाद बोलते हैं। और इनके जो प्रमुख देवता थे इस समय कौन कौन थे, इंद्र थे, अग्नि थे, वरुण, धौंस और पुष्सन। कुछ फैक्ट्स हैं, देखो धौंस है वो सबसे प्राचीनतम देवता थे। तो ऐसे आ गया कि पशुओं के देवता को ऋग्वेद में क्या बोला, ऋग्वेदिक जो काल है उसमें क्या बोलते, तो पुष्सन थे। कौन से थे, मतलब ये मान लो कि पशुओं के देवता है वो निम्नलिखित में से कौन से देवता थे, तो पुष्सन, या पुष्सन है वो कौन से देवता थे, तो ये पशुओं के देवता। अग्नि जो थे मध्यस्थ देवता है, सवाल आ जाता है कई बार कि कौन से देवता को मध्यस्थ देवता के रूप में माना गया है, तो ये अग्नि थे। वरुण है, वरुण और मित्र जो है, रित का संरक्षक किसको माना गया है, वो वरुण को माना गया है। मित्र अलग देवता, तो इन दोनों को सामूहिक रूप से माना गया है, वरुण और मित्र को। तो वैसे अकेला आ गया कि वरुण को रित का संरक्षक माना गया है, ठीक है। और इंद्र थे वो सबसे प्रमुख देवता थे ही। इस समय थोड़ा चेंज आ जाता है, बहुदेवा तो प्रचलन था, इस समय चेंज आ जाता है, ये गौण हो गए थे अब। और यहाँ पे जो आज जो त्रिदेव है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये प्रमुख हो गए थे। इस समय एक इनका और विभाजन था, अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता और पृथ्वी के देवता, ये एक अलग विभाजन भी है। इन्हीं देवताओं को अलग अलग भागों में तीन भागों में बांटते, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। अब आगे देखते हैं, ये तो देवता हो गए दोनों कालों के। अब देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल के अंदर अलग क्या था। एक तो ऋत की संकल्पना, जो एक संकल्पना थी वो ऋग्वेदिक काल के अंदर चलन में थी, ठीक है। ऋत आप इथिक्स में भी ऋत को पढ़ोगे, तो ये क्या है, जगत की नैतिक, भौतिक और कर्मकांडी व्यवस्था थी ना, उसको ऋत कहा गया है, ठीक है। जगत की नैतिक, भौतिक और कर्मकांडी व्यवस्था, इट मीन्स कि जो सृष्टि है उसका सृजन से लेकर के उसके पतन तक की जो पूरी प्रक्रिया है उसी को ऋत बोला गया है। तो सृष्टि चक्कर अथवा नैतिक चक्कर का प्रतीक क्या है, वो है सृष्टि। तो जगत की जितनी भी व्यवस्था है, जगत की चाहे वो नैतिक हो, भौतिक हो या कर्मकांडी ये व्यवस्था, उसी को क्या बोला गया है, ऋत बोला गया है। वरुण और मित्र को क्या बोला गया है, इसका संरक्षक माना गया है। और यज्ञ अनुष्ठान का तो प्रचलन दोनों काल के अंदर था, इसमें भी था और उत्तर वैदिक काल के अंदर भी था। और इनके दोनों के अंदर जो फर्क क्या था वो अभी देख लेंगे हम आगे। तो ये हमने कर लिया अभी तक, मतलब हाँ, यज्ञ अनुष्ठान के बारे में दोनों को साथ देख लेंगे। और अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल के बारे में आश्रम व्यवस्था, मैंने देवताओं के बारे में बता दिया आपको। आश्रम व्यवस्था कैसी थी, आश्रम की शुरुआत जो है वो उत्तर वैदिक काल के अंदर हो जाती है। जाबालो उपनिषद, याद रखना, कौन से उपनिषद के अंदर आश्रम व्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं या आश्रम व्यवस्था का जिक्र मिलता है, तो वो कौन सा उपनिषद है, जाबालो उपनिषद। और इसमें ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल में शुरुआत में सिर्फ 3 ही आश्रमों की जानकारी जाबालो उपनिषद में मिलती है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। अब इनका मतलब आपको पता होगा कि ब्रह्मचर्य 25 से 50 तक गृहस्थ और 50 से 75 तक वानप्रस्थ, ठीक है। और ये कौन से उपनिषद में जानकारी मिलती है, जाबालो उपनिषद में। और उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रम थे, ठीक है। ये तीनों, संन्यास आश्रम का जो विकास है, इसका उदय है वो वैदिकोत्तर काल के अंदर होता है, ठीक है। ये याद रखना, ये अलग थोड़ा अलग है। मान लो कि चारों आश्रमों के साक्ष्य उत्तर वैदिक काल में मिलते हैं, तो कि नहीं मिलते हैं। चौथा आश्रम का तो मिलता है वैदिकोत्तर काल में।
ठीक, यज्ञ अनुष्ठान थे, दोनों समय चलते थे, उस समय भी थे, इस समय भी थे। दोनों में फ़र्क देख लेते हैं क्या था, है ना। दोनों में फ़र्क देखते हैं कि इस समय जो यज्ञ अनुष्ठान होते थे वो थोड़े लघु प्रकार के थे, ठीक है, साधारण प्रकार के होते थे। जो घर का मुखिया होता था उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। जो प्रार्थनाएं थी उसमें ज़्यादा महत्व था कि जो घर वाले थे वो बैठ करके अपने पूजा पाठ कर रहे हैं, देवता को याद कर रहे हैं, उसके अंदर कोई अपनी जितनी उनकी क्षमता थी वो हवन कुंड के अंदर डाल रहे हैं, जितना आहुति दे रहे हैं जितनी ज़रूरत है, और अग्नि को विभिन्न प्रकार की आहुति जाती थी। मतलब बहुत सिंपल प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान थे, इसमें कर्मकांड ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ लोग है वो अपनी धार्मिक भावनाएं थी उनको संतुष्ट करते थे। लेकिन इस समय क्या है, थोड़ा अलग मामला हो जाता है। इस समय क्या है, वृहद और कठोर, मतलब एक तो जो बड़े प्रकार की यज्ञ होने लगे थे ना, बहुत कठोर प्रकार के, मतलब जो नियमों से बंध गए थे यज्ञ। पहले कोई इतने खास नियम नहीं थे, बिना नियमों के चलने वाली चीज़ थी, है ना, तो वो स्थिति थी। और अब क्या है, उत्तर वैदिक काल के अंदर वृहद और कठोर प्रकार के यज्ञ होने लग गए थे, जैसे वाजपेयी, अश्वमेघ और राजसू, अभी पहले भी बताया था मैंने आपको। और पुरोहित उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई थी। पहले गृहपति करवाता था, अब क्या है, पुरोहित आना ही आना होगा। मतलब अगर यज्ञ होगा तो पुरोहित आएंगे। पुरोहित कितने प्रकार के, 16 प्रकार के पुरोहित होते थे उस समय। इनका जिक्र भी मिलता है कि कौन कौन से 16 प्रकार। मैंने आपको कल बताया था कि होता, अर्धवर्यु, उद्गाता और ब्रह्म या ब्राह्मण, ये 4 होते थे। इनके 3-3 असिस्टेंट होते थे। ये मिलाकर के कितने हो गए टोटल, 16, ठीक है। इस समय प्रार्थनाओं का महत्व है, जो सिंपली जो प्रार्थना, उसका महत्व तो कम हो गया था। अब कर्मकांड की कौन कितनी बलि दे रहा है, क्या पशु बलि दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सोम की आहुति हो रही है कि नहीं हो रही है, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। तो उत्तर वैदिक काल के अंदर क्या है, जो हवन कुंड थे, जो यज्ञानुष्ठान थे, उसमें कर्मकांडों ने ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। मतलब कर्मकांड महत्वपूर्ण हो गए थे। सोम की आहुति तो बिल्कुल प्रमुख हो ही गई थी कि दारू तो चढ़ेगी चढ़ेगी, ठीक है। जैसे आज लोग हैं वो भैरू जी के दारू चढ़ाते हैं, तो उत्तर वैदिक काल के अंदर तो दारू तो चढ़ने लग गई थी बस, कि अगर यज्ञ होगा तो शराब चढ़ेगी। अब वो उसका करते क्या थे, पुरोहित खुद पीते थे कि वो जो उस यज्ञ के अंदर डालते हैं वो तो वही जाने। और पशु बलि का प्रचलन हो गया था। शूद्रों को, जो ये ध्यान रखना हो, शुद्ध जो यज्ञ थे ना, अब देखो सबको हम बोलते हैं ना कि इसमें कैसे कर्मकांड अंधविश्वास आ गए थे। शूद्र जो थे ना, क्योंकि इस समय तो ये शूद्र इतना वर्ण व्यवस्था थी वो इतनी कठोर नहीं थी, तो बेचारे वो भी यज्ञ कर लिया करते थे। इस समय जो शूद्र थे और इनके प्रति आलोचनात्मक दृष्टि हो ही चुकी थी, तो इनको यज्ञों का अधिकार ही नहीं था। मतलब ये यज्ञ ही नहीं कर सकते थे, या करते थे तो करो अपने घर पे, पंडित पुरोहित वगैरह तो इनके घर जाते नहीं थे। और एक फैक्ट याद रखना कि उपनयन संस्कार हमारे सिलेबस में जैसे संस्कार वगैरह है, इसकी शुरुआत वैदिकोत्तर काल के अंदर होती है ना। तो संस्कार है वो, उपनयन संस्कार का मतलब होता है जनेऊ धारण करना, और फिर जैसे जब शिक्षा प्रारंभ करनी होती है ना, तब उपनयन संस्कार होता है। तो शूद्रों को तो उपनयन संस्कार का अधिकार ही नहीं था, ठीक है। शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार है वो उत्तर वैदिक काल के अंदर समाप्त हो गया था, ये अब इनका नहीं होता था। सॉरी, उपनयन, ये जो संस्कार थे ना, ये इसी समय की हैं 16 संस्कार जो हम आज देखते हैं। और जो उपनयन संस्कार है, इसकी शुरुआत जब बच्चा है वो अपनी शिक्षा दीक्षा की शुरुआत करता है, तो उससे उपनयन संस्कार बोलते हैं। मतलब जब जनेऊ धारण करता है वो। और ऋत का उल्लेख इस समय नहीं मिलता है, और शूद्रों के प्रति इसका ये पता चली जाता है कि उपनयन संस्कार का है। तो मतलब शूद्रों की स्थिति है वो इस समय थोड़ी खराबी हो चुकी थी। आडंबर अंधविश्वास दोनों समय थे, है ना। जादू टोने टोटकों का चलन था। आडंबर और अंधविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इसके लिए अब देखो क्या होता है कि जब इधर भी था अंधविश्वास और जादू टोना, लेकिन ये क्या, तो सिंपल प्रकार का था, बस ठीक है कि कोई बीमार हुआ तो कोई टोटका वोटका करवा लिया। इधर क्या है, इस समय क्या है कि इतने ज़्यादा आडंबर और अंधविश्वास बढ़ गए थे कि जो ब्राह्मण धर्म था, जो वैदिक धर्म था, वो बदनामी होने लग गया था। तो उसके विरुद्ध क्या है, ब्राह्मणों के ही एक वर्ग ने क्या है, ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया था, जो कि कल हमने उपनिषद दर्शन के रूप में पढ़ा था। और उसी में मोक्ष की उदाहरण आती है, जो ये बोलते हैं कि मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है। जब जो ये अंधविश्वासी और कर्मकांडी जो पुरोहित है वो क्या बोलते थे, वो बोलते थे कि जो है भक्ति करो और ये सब करो, ये तो सारा है। लेकिन ये जो प्रगतिशील ब्राह्मण थे, जिन्होंने उपनिषद दर्शन का प्रतिपादन किया था, जिसमें उन्होंने बोला कि ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग पे चलो, शिक्षा प्राप्त करो, अपने अज्ञान को दूर करो और मोक्ष को प्राप्त करो। ब्रह्म और आत्मा है, उसके भेद को, जो ये भेद आप मानते हो उसको समझो कि ये भेद नहीं है, ब्रह्म और आत्मा है वो एक ही है। इस ज्ञान मार्ग से ही क्या उपनिषद दर्शन की उत्पत्ति होती है, और जो है वो दर्शन की शुरुआत जो हम पढ़ते हैं उपनिषद दर्शन है, फिर आगे कालांतर के अंदर विकसित होता होता वेदांत दर्शन के रूप में आता है। इसके बाद में अन्य जो जितने भी जो आचार्य हुए हैं, शंकराचार्य है, वल्लभाचार्य है, वो उन्होंने भी अपने वो बातें कही है। मूर्ति पूजा दोनों काल के अंदर नहीं थी। मूर्ति पूजा इस काल में भी नहीं थी, इस काल में भी नहीं थी। योग और ध्यान का चलन यहाँ था, और बिल्कुल यहाँ भी था योग और ध्यान का चलन, ठीक है। तो मूर्ति पूजा और ये शुरुआत तो बाद में होती है। ये तो बिल्कुल आप ध्यान नहीं रखना कि मूर्ति और मंदिर तो आते ही मौर्य काल के अंदर है,
ठीक है। मूर्ति पूजा मतलब मूर्ति पूजा तो थे, मतलब मूर्ति पूजा तो हड़प्पा काल में भी थी, ऐसी बात नहीं। यहाँ मूर्ति पूजा भी नहीं थी, दोनों कालों के अंदर ही, ना यहाँ पे मूर्ति पूजा थी, दोनों कालों में मंदिर भी नहीं था। लेकिन मंदिर की शुरुआत कहाँ होती है, वो होती है मतलब बेसिकली जो मंदिर है मतलब जहाँ पे मूर्ति रखी गई और यहाँ पूजा करने के लिए व्यक्ति एक विशेष स्थान पर जाता है उसको बोलते हैं मंदिर। मंदिर की शुरुआत होती है मौर्योत्तर काल में, ठीक है। मौर्योत्तर काल में शुरुआत में चबूतरानुमा मंदिर थे और उसके बाद में बड़े बड़े मंदिर बनना शुरू हो गए थे जिसके ऊपर शिखर वगैरह भी होते थे, मतलब नागर शैली, ठीक है। उत्तर भारत में नागर शैली थी, दक्षिण भारत में द्राविड़ शैली थी और दक्कन जो भारत है उसके अंदर बेसर शैली थी जो बीच में प्रारंभिक मध्यकाल के अंदर जिसकी शुरुआत हुई थी। वैसे मंदिर स्थापत्य तो हमें बिल्कुल अलग से ही करना है ना, तो मंदिर स्थापत्य को हम डिटेल में कर लेंगे, क्या क्या मंदिर थे, कौन कौन सी शैली के अंदर बने हुए थे। ये हमारी आज की क्लास है। हमने अभी तक की 3 क्लास, पिछली जो 3 क्लास थी उसमें वैदिक काल की वैदिक साहित्य और वैदिक समाज है उसको हमने ख़त्म कर लिया गया है, कुछ ख़त्म कर लिया है। और वेदांग साहित्य जो वैसे तो वैदिकोत्तर काल का है लेकिन वो भी हमने इस क्लास के अंदर ही कर लिया है। वेदांग साहित्य और उपवेद है ना, ये दोनों भी हमने कर लिए। अब एक थोड़ा पुराण है, पुराणों के बारे में भी हम किसी क्लास के अंदर है वो देख लेंगे। हमारी क्लास अब ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इन चीज़ों को थोड़ा ठीक से, मतलब ये फैक्ट्स हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको देख लेना। देखो कोई भी एग्ज़ाम दो आप, मेरा ये कहना है कि कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे आप ग्राम सेवक की एग्ज़ाम दो, चाहे आप आरएस की एग्ज़ाम दो, चाहे आप आईएएस की एग्ज़ाम दो, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एग्ज़ाम आईएएस की, ये फैक्ट्स आपको याद करने ही करने हैं। अगर आपको हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कोई भी जो आंसर है वो सही करना है ना, तो ये बेसिक फैक्ट्स है, ये आपको याद होनी चाहिए। हमने कोई इतना डिटेल में जा करके, और मैंने तो आपको समझाने की कोशिश ऐसे की है कि आपको बस इनके दोनों के बीच में जो है वो अलग अलग ना याद करना पड़े। और कंपेरेटिव वाले आपको पता हो कि भाई प्राकृतिक बहुदेवाद इधर भी था तो प्राकृतिक बहुदेव उत्तर वैदिक काल में भी था, इधर जो देवता थे वो ये थे, इधर देवता थे वो थोड़े चेंज हो गए थे, आश्रम व्यवस्था का उत्थान किस समय हुआ था। तो ये जो है ना, ये चीज़ें आप इनको इसी हिसाब से अपने माइंड के अंदर मैपिंग कर लो और चीज़ों को विजुलाइज करते आप याद करो। तो थोड़ा सा ऐसे तरीके से याद करके फिर उसका मनन भी करो। मनन करोगे तो आपको चीज़ें वो बार बार आप ऐसे मनन करोगे आंख बंद पढ़ने के बाद में चीज़ों को, तो चीज़ें लंबे समय तक आपको याद रहेगी और लंबे समय तक याद रहोगी। क्योंकि मेंस के अंदर तो आपको चीज़ें याद रखनी है, प्रीलिम्स में तो आप क्या है फैक्ट्स देख लोगे और फैक्ट्स देख के आपको टिक मारना है, कर लोगे। आरएस के हिसाब से आपको सिलेबस का बिल्कुल ध्यान रखना है कि सिलेबस में क्या चीज़ है, उससे बाहर नहीं जाना है। सिलेबस को तो एकदम वैसे रिलीजियसली फॉलो करना है कि सिलेबस से बाहर हमें बिल्कुल नहीं जाना है। जो सिलेबस में है वही हमारे लिए अंतिम सत्य है, उसी तक हमें सीमित रहना है। क्योंकि बाहर चले गए क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा होता है, अगर आप थोड़ी डिटेल में उसको देखोगे और आपने सिलेबस को अगर लांग दिया तो आपका सिलेबस फिर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपकी छूट जाएगी। अनावश्यक आपके दिमाग की जो मेमोरी है उसका भी तो लॉस होगा ना। तो चलो आज की क्लास को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।